नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरानी मिसाइलों के वार से दुबई में मची तबाही की गाथा को लेकर, जहां इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सपने टूट चुके हैं, अरमान लुट चुके हैं और चकाचौंध की झूठी परत उतर चुकी है। लेकिन जाहिर है कि इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है, इस वक्त जो तबाही का मंजर दुबई में दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के हकीकत क्या है, धरातल पर क्या तस्वीर है और आगे आने वाले समय में क्या तस्वीर रहने वाली है, इसको लेकर लगातार तमाम दावे। चकाचौंध की झूठी परत उतर चुकी है। जाहिर है सपने जितने सुनहरे थे, हकीकत उतनी ही भयावह है। तभी तो सपनों का शहर अब मौत की गहरी खाई नजर आने लगा है। जो लोग इस शहर में रहने में गर्व का अनुभव करते थे, उसकी भयावहता की कहानियां बड़े चाव से लोगों के सामने परोसते थे। आप देखिए जिंदगी बचाने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिसके बाद बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की, जो कि ईरानी मिसाइलों की मार से खंडहर में इस वक्त तब्दील होती जा रही है। लोग ये मानने लगे थे कि दुबई तो न्यूयॉर्क को भी मात दे रहा है, लेकिन अमेरिकी और इजरायली हमलों से खफा ईरान जिस तरह से मिसाइल बरसा रहा है, दुबई में तबाही का इस वक्त मंजर दिखाई देने लगा है। गल्फ और यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे तय बोल रहा है। लग रहा है कि इस वक्त जो तस्वीर है उसमें दुबई काउंटर ही नहीं कर पाएगा, और लग तो ये भी रहा है कि जंग 10-15 दिन और खिंच गई तो सारे बुर्ज जो है जमींदोज होते हुए नजर आए। जाहिर है प्रॉपर्टी का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री का तेल निकल जाएगा और जो साख बनाई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्या दुबई की साख बचेगी, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल कि क्या दुबई को बचा पाएगा अमेरिका, और अमेरिका पर निर्भरता दुबई को क्या भारी पड़ने लगी है। मिसाइलों का ताबड़तोड़ प्रहार दुबई झेल नहीं पा रहा है, और दुबई में इस वक्त अजीब खौफनाक सन्नाटा जो है वो पसरता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद सवाल ये खड़े हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका दंश दुबई क्यों झेल रहा है। क्या वो कीमत चुका रहा है अमेरिका के साथ देने का, और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी कि आखिर आने वाले समय में होने क्या वाला। अब सवाल यह है कि जिस दुबई की विकास की रफ्तार को अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी तेज कहा जा रहा था, वो इतनी जल्दी कैसे हाँफने लगा। कि सही है कि दुबई में गगनचुंबी इमारतों का जाल सा बिछा हुआ है। भारत भी, और भारत के साथ साथ दुनिया भर के अन्य जो देश है, वहां के धन कुबेर जो है, उनके लिए दुबई पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। लेकिन दुबई ने बड़ी बड़ी इमारतों तो जो है खड़ी कर दी, लेकिन वो न्यूयॉर्क नहीं बन सकता, क्योंकि इसने अमेरिका की तरह वो क्षमता हासिल नहीं की जो अपनी साख बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि न्यूयॉर्क पार्ट 2 दुबई का भी नहीं बन पाएगा। दुबई का शाही शासन तो अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह देखता रहा, और दुबई की यही अदूरदर्शिता यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस उसकी प्रगति की रफ्तार पर भारी पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं, इसके जरिए सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या दुबई की इस तबाही का मतलब ये है कि उसे कीमत चुकानी पड़ी है अमेरिका का साथ देने की। जिन धन कुबेरों ने अरबों खरबों के निवेश वहां कर रखे हैं, क्या वो अब अपना हाथ वापस खींच लेंगे। जो लोग दुबई को न्यूयॉर्क से भी बड़ा बनाना चाह रहे थे, क्या उनके अनुमानों पर ईरानी मिसाइलों का कहर टूट चुका है। शुरुआत करते हैं पूछता इंडिया की, और आज के बड़े सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। बड़े सवाल ये कि यहां पर देखिए, हमले के बाद दुबई को न्यूयॉर्क बनाने के सपनों पर क्या ये बड़ा आघात हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल कि सुरक्षा को लेकर के अमेरिका पर निर्भर होना दुबई पर भारी पड़ा है, कीमत चुकानी पड़ी है। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कारोबार के लिए अब दुबई का माहौल सुरक्षित नहीं रहा। क्या कारोबार आगे बढ़ाना, वहां निवेशक का जाना, वो संख्या क्या अब घट जाएगी। कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि खंडहर में तमाम शहर जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव जो है उठाया जा रहा है, ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या सीधे सीधे टारगेट वहां पर दुबई की अर्थव्यवस्था को किया जा रहा है, कारोबार को किया जा रहा है, वहां के टूरिज्म हब को किया जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर से वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट पहुंचते हैं, तो क्या धन कुबेरों के अरमानों पर पानी पड़ने वाला है? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ सैयद अली अदनान रिजवी, ईरान एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है, हुदा जरीवाला, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही महेंद्र सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा आज यहाँ पर राजन सर से ही रहेगा। राजन सर, हम देखते हैं कारोबार की साख जो है इस वक्त दुबई जो है एक ऐसे हब के रूप में उभरा था, जिसमें कहा जा रहा था कि दुबई आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में न्यूयॉर्क पार्ट 2 का एक कहीं ना कहीं नमूना पेश करेगा। लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में संग्राम जारी है, क्या यह माना जाए कि यूएई को यूएस का साथ देना, उसके सैन्य अड्डों की मेजबानी करना महंगा पड़ गया? धन्यवाद ऋतु जी। आई थिंक इसको मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यूएई को अभी इसको महंगा पड़ रहा है, बिकॉज एक बहुत सेफ एरिया माना जाता है यूएई। और ये अगर आप उसकी फॉरेन पॉलिसी भी देखें इस यूएई की, और उसके रिलेशंस भी देखें अपने गल्फ कंट्रीज में, तो सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस इसको माने जाते हैं। और हाल ही में यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। आप जानते हैं यमन में जो एक इसको हौतीस के अगेंस्ट ये चीज़ कैंपेन जो लॉन्च हो रहा था, तो उसको वहाँ पे हमने देखा कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। बट ये अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसको एनालाइज और इसका समीकरण करें, तो यूएई एक कमर्शियल हब माना जाता है, और उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक मेजर ट्रांजिट हब है। आपको अगर ये अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, तो आपको उसको वहाँ से आपको होके जाना पड़ता है। और आई थिंक आने वाले वक्त में इस इंसिडेंट के बाद इसको यूएई ही नहीं, बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी एक सोच बदलने वाली है। अब जिस तरीके से अटैक्स आप इसको देख रहे हैं, आपके चैनल भी इसको दिखा रहा था कि वेब डाटा सेंटर्स जो आपके जो अमेज़न वेब सर्विसेज के डाटा सेंटर्स है, उनके ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट में जा रही हूँ। दिनेश सर हमारे साथ कनेक्ट है। दिनेश सर, मिडिल ईस्ट का अगर कहा जाए, दुबई की जब जब हम बात करते हैं या उसकी तस्वीर पेश करते हैं, तो सुरक्षित स्वर्ग कहा जाता है और टॉप मोस्ट लिस्ट में रहता है, जहां पर पूरी दुनिया भर के धन कुबेर पहुंचते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पहुंचते हैं, सेलिब्रिटी पहुंचते हैं। लेकिन क्या वो सपना अब टूटने वाला है? क्या वो इमेज पूरी तरीके से अब टूटने वाली है? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से मिसाइल और बमों की वर्षा ईरान द्वारा की जा रही है, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में ये ठंडे इरादे नहीं पड़ने वाले ईरान के। मैडम देखिए, थोड़ा सा आप इतिहास में चले जाइए कि जिस समय यूएई को स्वतंत्रता मिली थी, तभी से ईरान और यूएई के बीच में कुछ जमीन के इलाके का जो है आपस के अंदर झगड़ा है। ये तो एक दूसरा कारण ये है कि यूएई ने जो है इजराइल को मान्यता दे रखी है। तीसरा कारण जो है, यूएई ने जो है अपने यहाँ पे अमेरिका को बेसिस दे रखे हैं, जहां से कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर फायर कर रहा है। अब आपका सवाल था कि यस, किसी भी जगह के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला हो जाता, तो एक प्रकार का जो मिथ बना हुआ है उस इलाके के बारे में, वो लोगों का सपना टूट जाता है। अभी तक लोग समझते थे कि दुबई जो है सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है, इकोनॉमिक हब है पूरे वर्ल्ड का, सिंगापुर की तरह, तो यहाँ पे बड़ा सेफ होगा इन्वेस्टमेंट करना, अपनी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज खोलना। लेकिन ये मिडिल ईस्ट की वॉर के दौरान जो है वो मिथ एक प्रकार से खत्म हो गया, और ये लोगों की समझ में आ गया है
कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जब उस इलाके के अंदर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जो कि सेफ है, तो यस, लोगों की सोच बदली होगी। और इस प्रकार के जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, एक आप ओवरऑल देखते हैं तो ये सिर्फ यूएई में नहीं हो रहे हैं, ये बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी सब जगह ये हमले हो रहे हैं। और अभी जो हाल ही के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, प्रेसिडेंट ईरान ने जो है इन देशों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं था कि आपके ऊपर हमला करने का, हमारी आपके साथ किसी प्रकार की शत्रुता नहीं है, लेकिन आपको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके इलाके या आपकी जमीन जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ना इस्तेमाल करे। अगर आप ठीक है। अमेरिका को रोकते अली हैं अदनान जी, तो हम अली अदनान जी, एक सवाल इसी को लेकर मैं पूछना चाहूंगी। बहुत चर्चा हो रही है कि दुबई पर जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो मिसाइलों से हमले जारी है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें मिडिल ऑफ द लाइन अगर निकाले तो ये कहा जा रहा है कि यह हार सिर्फ और सिर्फ दुबई की या यूएई की नहीं है, ये हार अमेरिका की है, क्योंकि ईरान तो लगातार बरसा रहा है मिसाइलें, बम। उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या फेल हो गया है दुबई के पर्सपेक्टिव से? जी, बहुत शुक्रिया और सारे पैनलिस्ट को और आपको सलाम। बिल्कुल आपका सवाल सही और अब तक जो बातें हुई हैं बहुत ही अच्छी। अभी 1 घंटे पहले की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि ट्रू प्रॉमिस 4 का IRGC ने 28वां हमला किया है और इस हमले में कुवैत भी शामिल था और दुबई के बेस भी। तो जो बातें अभी तक हुई हैं, साफ सीधी बात यह है कि ईरान ने पिछले 12 दिन की जंग में अपने आखिरी हमले में जो अल उदैद एयरबेस पे किया था कतर में, ये लाइन क्लियर कर दी थी कि अब जब भी अमेरिका हमला करेगा तो उसे ये मालूम रहना चाहिए कि जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एयरबेसेस हैं उन सबको हमला करार दिया जाएगा। और अमेरिका ने गलती की, हमला किया और आप नतीजा देख रही हैं कि वो जो 160 बच्चों पर हमला हुआ था मीनाब स्कूल में, उसमें दुबई में मौजूद एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। तो जाहिर है कि ईरान के पास उसके जवाब देने का हक और ईरान जवाब दे रहा, सब देख रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि अमेरिका, इसमें दो राय नहीं है, 2 तरह से अमेरिका फेल हुआ है। पहला कि वो जो उसका थिंकिंग थी कि मिडिल ईस्ट के लोग उसके साथ में रहेंगे या मसलन जो ईरान उसका जवाब नहीं दे पाएगा, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, वो उसमें फेल हो गए हैं। और दूसरा, इस वक्त अगर आप देखें तो खुद अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब के सब इस वक्त जो ट्रम्प की मुखालिफत कर रहे हैं। उनकी जो इस पर रिएक्शन दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया वो पूरी सोची समझी रणनीति थी, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति का भी बयान आया था, वो भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी हो जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ वो जो हुआ है वो करना नहीं चाह रहे थे, वो हमलों को लेकर के कहते हुए नजर आए कि वो स्थिति ऐसी थी, सिचुएशन ऐसा था। लेकिन खुदा जी, एक सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि जो गल्फ देश हैं, ईरान की हमलों का सामना करने के लिए अपनी सेना, अपने हथियार को मजबूत करना क्या होने चाहिए, और इस स्थिति में उनका कॉल क्या होना चाहिए? उन्हें सामने आकर के उसी अंदाज में रिटेलिएट करना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए आपके अंदाज में? आपके तमाम पैनलिस्ट की मैंने बात सुनी, कई दिनों से ये न्यूज़ भी हम इसमें देख रहे हैं कि इस वक्त ये वॉर ऑफ परसेप्शन अगर है तो परसेप्शन वाइज ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। अमेरिका जैसे देश के सामने इतने दिन तक वो खड़ा हुआ है, यूएस को लग रहा था, इजराइल को लग रहा था कि महज एक दिन में हम सैयद खामनेई साहब की शहादत कर देंगे, मामला तमाम हो जाएगा। वेनेजुएला के साथ जो मामला किया था कि लीडर को ले गए, यहाँ पे लीडर को ही शहीद कर देंगे। ये वॉर रुकने वाली नहीं है, इसमें एट लॉस, एट स्टेक यूएस है। ईरान इस वॉर के लिए बहुत डेकेड से प्रिपेयर कर रहा है। ईरानियंस के ऊपर आपने देखा यूएस ने सालों से ग्लोबल सैंक्शंस लगाए हुए, इंटरनेशनल आइसोलेशन उनका हुआ है, बावजूद उसके उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो पावरफुल करना खत्म नहीं करी बैक एंड पे। और अब ईरान कह रहा है कि अभी तक तो जो यूज हो रहे थे वो स्टॉक पाइल में जो एक्स्ट्रा उनका असला पड़ा था वो यूज हो रहा था। और एक ईरान अपने उनके जितने असले उसको जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उन पे जो बैलिस्टिक मिसाइल यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो गिर रहे हैं, उसमें उनका बिलियंस एंड बिलियंस का डेली तौर पे नुकसान हो रहा है। अमेरिका की जनता बोलने लगी है कि पर्सपेक्टिव वॉर में तो ऑलरेडी ईरान जीत गया है।
तक मिडिल ईस्ट का सवाल है तो देखिए, इनको लग रहा था कि शिया सुन्नियों को ये लड़वा देंगे और सारे के सारे सुन्नी ममालिक, एक ईरान बेचारा शिया मुल्क है, उसके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। मैं तो सुन्नी मसलक से हूँ, मैं अपने शिया भाइयों के साथ पहले भी खड़ी थी और ताउम्र खड़ी रहूंगी। मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों ऐसे सुन्नी है जो अपने शिया भाइयों के लिए खड़े हैं, बिकॉज ये लड़ाई धार्मिक नहीं, एक सवाल इसको लेकर ये भी उठता है कि क्या ये लड़ाई सच में धार्मिक लड़ाई है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर के है, या सीधे तौर पर अभी जैसे कि तस्वीर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं वो है? आप क्या मान रही हो हुदा जी? क्या, सॉरी प्लीज, ये धार्मिक लड़ाई मान रही हैं आप, शिया और सुन्नी वाली जिसको लेकर के चर्चा चल रही है? चाह रहा था इसको, अमेरिका चाह रहा था कि सारे जितने सुन्नी मिडिल ईस्ट में मुल्क है, एक बहरीन को छोड़ के जिसमें लीडरशिप सुन्नी है, लोग शिया हैं एसेंशियली, लेकिन अदरवाइज पूरे सुन्नी पॉपुलेटेड मुल्क हैं आसपास के, उसमें अमेरिका सोच रहा था कि ईरान को सब आइसोलेट कर देंगे, मिडिल ईस्ट में कोई साथ नहीं देगा। ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट ईरान की कोई ऐसी कड़ी टिप्पणी भी किसी मिडिल ईस्ट मुल्क ने एज सच नहीं करी। शुरू में एक दुक्का कोई बयान आए होंगे, बट उसके बाद ईरान के ही साथ सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर रही हैं। एक सवाल इसी को लेकर के, मेरे एक और खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, महेंद्र सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट है। आपके चश्मे से समझना चाहेंगे महेंद्र जी, हम जब समझते हैं ईरान की स्थिति को, इजराइल की स्थिति को और अमेरिका की स्थिति को, दो देश साथ में मिलकर अटैक करते हैं एक देश पर, लेकिन ईरान का काउंटर जो होता है वो काउंटर होता है दुबई पर। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है ना दुबई की, कि दुबई की अर्थव्यवस्था को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो अगला न्यूयॉर्क ना बन जाए। इज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन महेंद्र जी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और सिर्फ दुबई नहीं, यूएई ही नहीं, जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं खाड़ी के क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, सब पे ईरान हमला कर रहा है। ईरान की रणनीति है कि इन देशों के ऊपर दबाव बनाया जाए, कि ये देश अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए और जिससे जो है इस युद्ध को किसी निष्कर्ष पे पहुंचाया जाए। वरना ये युद्ध अगर ऐसे चलता रहा तो ये अंतहीन होगा। और जिस प्रकार से पहले ही दिन टारगेटेड स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर के सहित ही तमाम जो शीर्ष नेतृत्व था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो उसके बाद ईरान के लिए और खासकर जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई। और यही वजह है कि उन्होंने, इन देशों ने, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, इन तमाम देशों में जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, जो अमेरिका के एलाई माने जाते हैं, जिनके नेतृत्व के बड़े बिजनेसेस हैं अमेरिका में, इन देशों के ऊपर ईरान ने हमला शुरू किया। और यही वजह है कि दुबई भी, अबू धाबी भी टारगेट में आया। ये यूएई को उम्मीद नहीं थी। अच्छा। और यूएई ने अब जाके स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है। एक सवाल दिनेश जी, जैसा कि अभी महेंद्र सर बता रहे हैं, और आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि दुबई का एक जो इमेज दिखाई जाती है पूरी दुनिया भर में, वहां पर धन कुबेरों का जमावड़ा लगता है, एक बहुत बड़ा जत्था लगता है, सिर्फ और सिर्फ भारत या एडजॉइनिंग कंट्रीज से नहीं, पूरी दुनिया भर से वहां पर धन कुबेर पहुंचते हैं। अब ऐसे में इस सिचुएशन में तो वहां की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो रही है, टूरिज्म कहा जा रहा है खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे में क्या ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही घुटनों पर ला दिया है? हुदा जी भी कुछ कहना चाह रही है इस पर? हाँ दिनेश जी, पहले अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिए। ये जीत और हार का सवाल नहीं है। दुबई के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जिस समय दो देश जब युद्ध होता है तो देखिए उसमें कोलैटरल डैमेजेस होंगे, और इस समय जो मेरा मानना है, जो मैं समझ सकता हूं, ईरान जो भी कर रहा वो सेल्फ डिफेंस का उसे अधिकार है। वो चाहे दुबई के ऊपर काउंटर रिटेलिएट कर रहा है या बाकी देशों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। इनके प्रेसिडेंट साहब ने एक मतलब हिम्मत करके उन्होंने एक खुली स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है कि हम आप लोगों के ऊपर जो है नहीं हमला करना चाहते हैं, आप अमेरिकन्स को रोकिए कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। कुछ राय रखना चाह रही थी, वो खुद भी पत्रकार है, उन्होंने एक लंबा एक्सपीरियंस इसमें रखा है, वो देखती हैं, ग्राउंड रियलिटीज को भी देख चुकी हैं, मिडिल ईस्ट को लेकर के उनकी जानकारी बहुत कहा जाए तो बहुत दुरुस्त है, उनसे जान लेते हैं। हुदा जी, आप इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे? दुबई का मार्केट जो है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो क्रैश होने की कगार पर है, क्या ये विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए?
पहली बात तो ये कि दुबई में इतना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है कि उसकी मार्केट इतनी आसानी से क्रैश होगी नहीं। दूसरी बात ये, मैं मिडिल ईस्ट की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मैं पूरी उम्र सऊदी अरेबिया रही हूँ, जो दुबई में मैंने काफी साल जॉब करी है। वहां पे हर धर्म के, हर कंट्री के लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 160 नेशनलिटीज के वहां पे लोग रहते हैं, बोथ इन सऊदी अरेबिया, स्पेशली इन दुबई। यूएई में भी जो दुबई है वो फाइनेंशियल हब है और वो तमाम दुनिया के लोगों का जमावड़ा वहां पे होता है। सो दुबई को टारगेट करने का मकसद ईरान का पहली बात तो था नहीं। ईरान ने ओपनली माफी भी मांगी है और इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है कि आप लोग को अटैक नहीं हो रहा था, और वाकई में ईरान ने कोई सिविलियन अटैक किया नहीं है। ईरान ने सिर्फ यूएस नेवल बेसिस या यूएस के जो वहां पे पोर्ट्स वगैरह हैं उस पे टारगेट किया है। एक भी सिविलियन डेथ ईरान की अटैक की वजह से नहीं हुई है। जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने, इजराइल ने जो ईरान की बच्चियों के स्कूल पे अटैक करा है, इस पर एक जवाब राजन सर का। राजन सर, वो कह रहे हैं कि आम नागरिकों को तो टारगेट ही नहीं किया गया है, नॉर्मल सिटीजन्स, नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट ही नहीं किया गया ईरान के अटैक में। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बेस्ड जो वहां पर सैन्य ढांचे हैं उनको ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन लगातार ऑन दी अनम्यूट कीजिएगा सर। इसको, ये बात आपको बिल्कुल सही है कि देखिए, आप कोई कंट्रीज में देख लीजिए, बहरीन में देख लीजिए, कतर में देख लीजिए, दुबई में देख लीजिए, सिविलियन टारगेट्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ। ईरान ने कभी नहीं किया ये। और इसीलिए अगर आप यूएई में कैजुअलिटीज भी देखें तो सिविलियन कोई खास वहां पे कैजुअलिटीज भी नहीं है। तो ये बात, एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इसको आगे लेके, जानबूझ के लेके जाता है कई बार, इसको दिखाने के लिए कि ईरान, देखिए, आपके ऊपर भी हमला कर रहा है, अब इसको ईरान आपका दुश्मन है। और अगर आप इसको पेजेश्कियान की स्टेटमेंट देखें, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान एक वॉर के 8वें दिन एक ऐसी स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि वो पूरे अपने गल्फ कंट्रीज को एड्रेस कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, और उसको बता रहा है कि गलती से भी अगर आपके ऊपर हमारे बम गिरे तो वो हमारी इंटेंशन नहीं थी। बिकॉज आप देखिए, ज्योग्राफी आप बदल नहीं सकते जगह की। बट फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स है राजन सर, वो एक ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं, वो एक विकल्प खोज रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म है। ये इसको अभी जो हो रहा है ना यूएई में और इसको वेस्ट एशिया में, ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट्स इतनी स्ट्रांग है इनकी यहाँ पे, ये इतना जल्दी इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। एक पैनिक रिएक्शन आता है जब भी ऐसी लड़ाई होती, कहीं पर भी आप चले जाइए, एक वॉर जोन, जब एक जगह एक वॉर जोन बन जाता है तो लोगों को एक पैनिक आता है उस टाइम पे, और इसलिए वो स्टेटमेंट्स आपको ऐसी मिलती है। इसको मुझे लगता है कि ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी आने वाले वक्त पे। बट एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अभी इस लड़ाई के बाद। इस लड़ाई के बाद आप देखेंगे कि ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इनका डिपेंडेंस यूनाइटेड स्टेट्स से कम होने वाला है। एक इस पर जवाब मैं चाहूंगी, अली अदनान जी हमारे साथ कनेक्ट है। अली अदनान जी, क्या ये युद्ध क्षेत्र जो है तेहरान से शिफ्ट होकर के दुबई होने जा रहा है? क्या वहां पर युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्योंकि ये पूछा जा रहा है और लोग जानने में इंटरेस्टेड भी है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं या वहां पर जाना चाहते हैं वो ना जाए, अगर जाते तो मूर्ख है। निवेशकों को लेकर के भी एक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ब्लफ चल रहा है। तो ये इस खबर को कैसे लिया जाए, ये क्या बोगस है, या आने वाले समय में ऐसा हम देखते हुए भी नजर आएंगे कि ये शिफ्ट होगा युद्ध क्षेत्र तेहरान से वया ईरान टू दुबई, यानी कि यूएई, ऐसा होने वाला है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरह से प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब ने कल और अभी फिर आधे घंटे पहले उनका यही दोबारा बयान आया, उन्होंने कहा कि हम माफी तो मांग रहे हैं इन मिडिल ईस्ट ममालिक से कि हम मजबूर थे हमला करने पर, लेकिन हम साथ में ये भी बता दें कि जब तक अमेरिकन बेसेस यहाँ पर रहेंगे हम हमला करेंगे। इसमें दो पैगाम है। पहला तो ये है कि वो जो डिपेंडेंसी है इन मिडिल ईस्ट की अमेरिका के ऊपर वो खत्म हो जाए, और दूसरा बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए, ना तो दुबई टारगेट है, ना मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक टारगेट है, ना उनके मफादात, ये सब बाकी रहेंगे। ये ईरान दुबई की जंग नहीं होने वाली है, ना मिडिल ईस्ट की ईरान की। सिर्फ और सिर्फ ये होने वाला है कि जब तक इनके अमेरिका के बेसेस यहाँ पर होंगे और ईरान अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा, वो इन पर हमला करेगा, वही बेसिस पे हमला करेगा। सवाल तो अब भी वही है ना कि वो दुबई की धरती को ही क्यों चूज किया गया?
दुबई की धरती को इस तरीके से टारगेट क्यों किया गया, और एक के बाद एक धमकियों का दौर जारी है। हुदा जी, दुबई में इतना इंटरेस्टेड क्यों है वहां पर ईरान? बस एक बात प्लीज ऐड प्लीज कर दें कि कंप्लीट कीजिए। हाँ इंटरेस्टेड, प्लीज। जी, वो यही है कि क्योंकि दुबई का बेस इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमले के लिए, तो अच्छा। ईरान उसी एयरबेस पे हमला कर रहा है। जिस जिस जगहों से अमेरिकन बेसिस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ है, उनका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तो बस एक ही रास्ता है ना कि इन बेसिस से और वो डिपेंडेंसी से दुबई या दूसरे मिडल ईस्ट खाली हो जाएं, तो ये हमला भी रुक जाएगा। आसान सी बात है। बिल्कुल हुदा जी। ये 6 मार्च की खबर थी फाइनेंशियल टाइम्स की, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर ने डिस्कस किया था कि वो अपने सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो यूएस के साथ है उसको पुल आउट कर दे। ऑब्वियसली यूएस को झटका लगा है। अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपना ये जो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप हो गई, फॉरेन स्टेट्स और कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट हो गई, सेल ऑफ होर्डिंग्स हो गई, और तमाम इस तरह की जो चीजें हैं, ये 4 मेजर मिडिल ईस्ट प्लेयर्स अगर पुल आउट कर लेते हैं अपने यूएस से इन्वेस्टमेंट, तो यूएस में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। ऑलरेडी आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हैं, ईरान को देखते हैं, मुझे पता नहीं ये दिख पा रहा है नहीं, ये बहुत छोटा सा एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, छोटा सा एक पैच है जहां से चोक ब्लॉक हो जाता है। अगर वहां से उसको ब्लॉक कर दिया जाए, दुनिया का 20 से 25% ऑफ ऑयल जो है वो वहां से उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है, जिसमें पूरा यूरोपियन यूनियन इम्पैक्ट होता है, जिसमें चाइना इम्पैक्ट अभी नहीं हो रहा है, चाइना के साथ उन्होंने रास्ता खुला रखा है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे मुल्क उसमें इम्पैक्ट होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी इम्पैक्ट पे आएगा। तो दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत टाइम तक आप क्लोज रखने का अफोर्ड ये यूरोपियन कंट्रीज नहीं रख सकती। इन कंपनीज में ये जो शिप्स होते हैं, इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इनका इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस एट स्टेक है। बहुत सारी जो फाइनेंशियल चीजें वो सबकी एट स्टेक है। तो ये वॉर मिडिल ईस्ट में आप किसी के इंटरेस्ट की हो ना हो, लेकिन सर्टेनली यूरोपियन यूनियन, यूएसए, इजराइल, बाय दैट लॉजिक, बाय दैट इफेक्ट किसी के हित में नहीं है। रहा सवाल मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट मुतमईन है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि उसको पता है कि ईरान उसका दुश्मन नहीं है, ईरान उसके सिविलियंस को अटैक नहीं करेगा। ईरान के साथ बाकायदे से मिडिल ईस्ट की बातचीत यकीनन हो रही होगी, हम मान ही नहीं सकते कि नहीं हो रही हो सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या मीडिया के सामने नहीं आ रही हो, बट आप सोचिए ना, ये सारे कंट्रीज जो इस तरफ है, जो दुनिया के आप जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, जिसको ये सारे मुस्लिम ममालिक कहते हैं, वो सब आपस में कहीं ना कहीं यूएस के मारे हुए हैं। चाहे आप बात कर लें इराक की, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैसे वहां नहीं मिले थे, लिबिया की जहां पे गद्दाफी के साथ क्योंकि वो अफ्रीकन करेंसी लाना चाह रहा था, ये तमाम चीजें, सीरिया की बात कर लें, जॉर्डन की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, बहरीन पे इन्होंने अटैक करवाया था काफी सालों पहले। आप एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से जरूर बता रही है कि ग्राउंड पे रियलिटी है क्या, लेकिन दिनेश सर, वो क्यों हो रहा है वहां पर कि जो अमेरिकन कंपनीज है दुबई में, उनका शटर बंद क्यों करवा रहे हैं? फिर उन पर शटर क्यों लग रहा है? अब ये वर्क फ्रॉम होम वाली तिगड़ी, अमेजॉन, ये तमाम कंपनीज जो है वो बंद होने की कगार पे, ये भी फ्लोट हो रही है ना खबरें। फिर तो अमेरिका ने तो फिर सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि हाथ पीछे ले लिए दुबई के केस में। देखिए मैडम, ऐसा हो जाता है कि अमेरिकन्स जो हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं अपनी वर्क फोर्स के लिए, और जैसा कि अभी जनरल राजन ने बताया कि ये एक टेम्परेरी फेस है, जिस समय कहीं पर कोई एक्शन होता है तो इमीडिएटली उसका रिएक्शन जो है पब्लिक के अंदर हो जाता है। अब ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने अपने वर्क फोर्स को वर्क फ्रॉम होम, और अभी जो जैसा आप कह रही हैं कि शटर डाउन कर दिया, ये टेम्परेरी फेसेस के लिए, जिस समय सिचुएशन दोबारा फेवरेबल हो जाती है तो वो दोबारा से अपना काम कर लेंगे। अभी जो है इस समय ये बात करना कि दुबई से लोग बाग भाग रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद होंगी, इसका कियास लगाना हम अभी कियास लगा सकते हैं, पर हो सकता है अगले 10 दिनों में या अगले 5 दिनों के अंदर, जिस समय सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, तो उसके बाद ये एक्टिविटीज चलेंगी। जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया है कि जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उन इन्वेस्टमेंट को वहां से निकालना और इमीडिएटली बंद कर देना,
ये मैं समझता हूं कि ये मुमकिन नहीं है। ये एक टेम्परेरी फेस है जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि अब आने वाले में, लेट मी फिनिश माय जी दिस जी पॉइंट, जी। अब आने वाले दिनों में क्या हो जाता। अब देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट साहब ने जो है सबके साथ जो है एक मैसेज दिया है। इमीडिएटली जो है वहां से डोनाल्ड ट्रंप का क्या मैसेज आता है कि देखा अब ईरान डर गया है और अब हमें उससे अनकंडीशनल जो है सरेंडर चाहिए। किससे सरेंडर चाहिए आपको? जो यूएस की सोच है, किससे सरेंडर चाहिए? फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ देर के बाद एक बयान देते हैं कि हमने ईरान के ऊपर जो है हमला करके पूरे वर्ल्ड की सेवा की है। वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द होल वर्ल्ड। अरे भाई, क्या सर्विसेज दी हैं? इतने लोग मर गए हैं, पूरे शहर तहस नहस हो गए, उनके सुप्रीम लीडर और उनके कमांडर्स जो हैं उनको आपने मार दिया। आप किस प्रकार की, आप लेक्चर देने के लिए बहुत पूरे दुनिया को जो है काफी ज्ञान बांटते हैं, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आप खुद क्या कर रहे हैं? तो इसलिए मैडम ऐसा है कि अमेरिका जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो बहुत ही एक अनप्रडिक्टेबल किस्म के व्यक्ति हैं। और जैसा कि मैं एक आर्मी मैन होने के नाते ये समझ सकता हूं कि अमेरिका को अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं आए। पहले वो करते हैं कि हमने रिजीम चेंज करनी है, फिर वो कहते हैं कि हमने उनके परमाणु स्थानों को नष्ट करना। अरे भाई, परमाणु स्थानों के बारे में तो आप पिछले साल जून में ही कह चुके थे कि हमने ईरान के पूरे परमाणु संस्थानों को बर्बाद कर दिया। तो ये अचानक दोबारा ये वाला नैरेटिव आप फिर से गढ़ने लग पड़े हैं। फिर आप कहते हैं कि टोटल सरेंडर चाहिए। अरे, इस प्रकार की जो बातें हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, अभी जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो है, कल या परसों जो है, अरब लीग की जो है एक मीटिंग हो रही है और उसके अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा, और मेरा ये मानना है कि अमेरिका को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसा कि एक सवाल गल्फ कंट्रीज, इसी को लेकर के जानना चाह रही हूँ महेंद्र जी। हम जैसे कि अभी दिनेश सर ने राइटली कोट किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े, अगर कहा जाए, पैमाने पर वहाँ पर निवेश हुआ हो और एक झटके में वो निवेश वापस ले लिया जाए या इन्वेस्टमेंट रोक दी जाए, वो व्यापार बंद कर दिया जाए। उसमें इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन महेंद्र जी, जो एक सवाल किया जा रहा है कि दुबई पर हमले रोकने के लिए यूएई और ईरान आमने सामने आए और बातचीत करके मसला सुलझाए, तो ये सॉर्ट हो सकता है कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की है। लेकिन अगर स्पष्ट रूप में ऐसा होता है या ऐसा होने की कंडीशन बनती है, तो क्या इसे विफलता माना जाएगा यूएई की? देखिए, ये एकदम साफ है कि ईरान जो है अमेरिका और खाड़ी में उसके सहयोगी देश, जिसमें यूएई भी है, उसको इस युद्ध की कीमत जो है अदा करवाने की कोशिश कर रहा है कि आपने, और इतना जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यूएई अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, यूएई अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका के करीब 4000 से 5000 सैनिक यूएई के अल दाफरा जो एयरबेस है वहां पे मौजूद हैं। तो ऐसे में पूरी कोशिश है ईरान की कि किस प्रकार से यूएई को दबाव में लाया जाए जिससे अमेरिका दबाव में आए, क्योंकि यूएई ने करीब $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की है एक दशक में अमेरिका में। तो ऐसे में कोशिश है। और अभी अब बात करें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया है। अब ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ सैन्य क्षेत्र में नहीं रहा, ईरान के तरफ से भी और इजराइल और अमेरिका के तरफ से भी अब डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले किए जा रहे हैं। मतलब कि पूरे क्षेत्र में पानी की किल्लत की जाए। ईरान ने बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया है। तो ऐसे में ये एक और कड़ी जोड़ देता है महेंद्र जी, एक और कड़ी जोड़ देता है। हुदा जी से जान लेते हैं। हुदा जी, ये सवाल उठ रहा है कि अगर इस सिचुएशन में, जो कि अभी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति है, और स्पेशली दुबई के केस में हम देखते हैं कि वहां पर तो निवेशक, व्यापार, टूरिज्म, वेल्थ सेक्टर, ये तमाम चीजों को लेकर के एक पिक्चर दिखाई जाती है। लेकिन साथ ही क्या यूएई के लिए ये समय सही होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूएई भी प्लान कर रहा है ईरान पर वापस से रिटेलिएट करने के लिए, तो क्या ये डी एस्केलेट नहीं कर देगा? और अगर ये टाइमिंग सटीक बैठेगी क्या, ये भी सवाल है।
यूएई ईरान पे कभी भी कोई अटैक इस वक्त फिलहाल जो मौजूदा दौर में जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि नहीं करेगा, क्योंकि यूएई को पता है कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। यूएई को पता है कि ईरान हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, हमारे यूएस बेसिस को अटैक कर रहा है। और ये जो अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे डीसैलिनेशन प्लान की, वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे, क्योंकि ये यूएस ने ब्लंडर किया, इतना बड़ा ब्लंडर। फ्रेश वाटर डीसैलिनेशन जो प्लान किशम आइलैंड में है, जिसमें 30 से ज्यादा गांव इंपैक्ट हुए हैं, वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगा बाकी लोगों के लिए। सब ऑयल प्राइस सब देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, अब पानी का प्राइस, क्योंकि ये जो 10 लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट्स जो दुनिया के हैं वो कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला में होते हैं, और ये तकरीबन 60% ऑफ ऑल द डीसैलिनेटेड वाटर ऑन द प्लैनेट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब सऊदी अरेबिया को तकरीबन 70% पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इस प्लांट से मिलता है, यूएई को 90% उस प्लांट से मिलता है, कतर को ऑलमोस्ट 100%। नहीं हो जाएगा मैम, फिर कठपुतली नहीं साबित होगा यूएई अमेरिका का कि वो हम लोग को झेलता रहे। हम लोग को झेले तो कठपुतली अगर वापस जवाब दे तो भी कठपुतली की खुद तबाह होने चले आए अमेरिका का साथ देते देते। ऐसा नहीं होगा क्या? सॉरी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, एक बार सवाल प्लीज रिपीट कर। सवाल ये है कि अगर जैसा कि आप बता रही हैं कि अभी ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि यूएई काउंटर जवाब देगा या हमले करेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या वो कठपुतली नहीं साबित हो जाएगा अमेरिका की कि अमेरिका के लड़ाई में अपनी टांग को घुसा करके खुद तबाही अपने भीतर, अपने देश के भीतर मचाई हो? यूएई का किसी को भी टारगेट करने का, चाहे वो ईरान को, चाहे फॉर दैट मैटर यूएस को, किसी को भी कहीं से भी कोई टारगेट करने का कोई मकसद नहीं बनता है। ईरान को वो टारगेट करेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल उसको लगे कि उसके सिविलियंस अटैक हो रहे हैं या उसके मुल्क पे अटैक हो रहा है, नॉट जस्ट द यूएस बेसिस बट डायरेक्टली उसके लोगों पे अटैक हो रहा है, जो कि हो नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका जो पूरे मिडिल ईस्ट का आर्म ट्विस्ट करके, उनको डरा के धमका के कॉर्नर करके ये कोशिश कर रहा है कि आप सब लोग सारे मिडिल ईस्ट मुल्क खड़े हो जाएं और ईरान को जवाब दें। कोई मिडिल ईस्ट मुल्क खड़ा नहीं हुआ है। इनफैक्ट सारे के सारे अभी ये जो अरब लीग की, गल्फ लीग की जो मीटिंग होगी उसमें एक बात फिर साफ ये भी जाहिर हो जाएगी कि क्या इंस्ट्रक्शंस यूएस और इजराइल को दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां से इन्वेस्टमेंट पुल आउट करने की बड़े जो 4 मिडिल ईस्ट के मुल्क है वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर इस वक्त अमेरिका पे, प्रेशर इस वक्त इजराइल पे। तीसरी बात, अमेरिका की खुद की जो जनता है, एक के बाद एक आप देख रहे हैं किस तरह से एप्स्टीन फाइल में नए नए ये ट्रम्प के खिलाफ चीजें आ रही हैं कि वो किस तरह का पीडोफाइल, रेपिस्ट और किस तरह का साइकोपाथ बंदा है। अमेरिका की जनता मॉरली करप्ट नहीं है। अमेरिका की जो लोकल वहां पे पॉपुलेशन है, जो जनता है, एक पॉइंट पे बहुत जल्द हम देखने वाले हैं कि वो सड़क पे आ जाएगी कि हमें इस तरह का प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, इसको निकाल फाड़ फेंको पावर में। कहां ये रेजिम चेंज ईरान में करने चले थे, कहां अपनी प्रेसिडेंटशिप नहीं बचा पाएंगे ये सारी चीजें बहुत जल्दी। लेकिन इस बीच तो ये सवाल जो है वो बहुत बुलंद तरीके से पूछा भी जा रहा है। राजन सर, इस पर जरा आप अपनी राय बताइएगा। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर अमेरिका इस सिचुएशन में हेल्प के लिए दुबई की आता है, नहीं आता है, जो वो दिखाएगा, जो सहयोग दिखाएगा, अगर नहीं दिखाता है तो उसमें भी अमेरिका घिरेगा कि उसको लेकर के, उसके सैन्य अड्डों को लेकर के ईरान ने जो हमले किए उसमें तबाही दुबई में आई है। तो एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर यूएई हमला नहीं करता या करता भी है तो भी वो कठपुतली ही साबित होगा दोनों केसेस में अमेरिका का। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद आपको एक क्लैरिटी आएगी कि इसको दुबई, देखिए आप उसको एक सिंगल आउट मत कीजिए दुबई को यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अमेरिका के 8 बेसेस हैं, और जो इसको कतर में भी है, कुवैत में भी, हर एक जगह है यहाँ पे बेसेस। अमेरिका ने इसको बेसेस यहाँ पे क्यों रखे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी यहाँ पे बेसेस रखने की? बिकॉज अब ये एक ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं बोलता हूँ इसको, पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहीं से सारा आपका जो एनर्जी, ऑयल, गैस पूरे वर्ल्ड को सप्लाई होता है, और जो अगर इस एरिया को कंट्रोल कर लेगा वो इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए अमेरिका यहाँ पे है, बिकॉज
इसके ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्यों हमला किया? बिकॉज एक अकेला देश है ईरान जो इसको अमेरिका को अपोज करता है, उसकी हेजमनी को अपोज करता है। अब अमेरिका को यहाँ पे अपनी हेजमनी रखनी है, इसलिए इसने यहाँ पे बेसिस बनाए हैं और एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन है, जैसे कि यूएई को प्रोटेक्शन है और इसको बहरीन को है कि कोई भी बाहर से अगर हमला आता है तो हम यहाँ पे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक मेजर इससे रेवेन्यू अर्निंग है अमेरिका की, ये इसको फ्री में नहीं कर रहा है अगर आपको समझ है तो। अगर आप इसको कठपुतली का नाम मत दीजिए, ये डिपेंडेंसीज है वर्ल्ड में, अलायंसेस है और इसको अलायंसेस पे ही आजकल आपका नेटो अलायंस हो गया, आप इसको यूरोपियन यूनियन को मान लीजिए एक अलायंस हो गया, क्वाड जो में भी एक मिडिल ऑफ द लाइन निकलती है राजन सर, ये कहा जाता है कि अलग अलग चीजों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, वो अलग अलग वजह देते हैं हर चीज से निकलकर, एक कहा जाए एक प्रूफ देने के लिए, एक प्रमाण देने के लिए कि वो एक्शन क्यों किया गया। अब इस एक्शन में भी कह रहे हैं कि ये तो दरअसल दुबई की सुरक्षा को लेकर के किया जा रहा है। ये दावा है, इसमें हकीकत है या ये भी दिखावा है डोनाल्ड ट्रंप का? नहीं, ये कोई दावा नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो चीज आप उसको बोलते हैं, आप उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? वो इसको बार बार अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करेगा, वो बोलेगा कि मैंने इसको हमला इसलिए किया बिकॉज आई वांट लास्टिंग पीस। आप इसको मुझे बताइए कि एक इतनी अगर आप इसको तहस नहस एक कौम के साथ करेंगे तो क्या वो आपको माफ करेगी? कभी आपको इसको माफ कर पाएगी कि आपने उसके सुप्रीम लीडर को मारा? तो ये एक आपकी परमानेंट दुश्मनी हो चुकी है। अब वो हर एक एरिया में अमेरिका से बदला लेगी, ये तो लड़ाई 10 दिन में खत्म हो जाएगी। पर ये जो लार्जर लड़ाई है जो अभी चलेगी और जो ये सदियों तक चलेगी, मैं ये बोलता हूं कि ये 1-2 साल की लड़ाई में इसको खत्म नहीं होने वाला है, ये आपकी सदियों तक चलेगी। आपके जवाब पर राजन सर, आपके जवाब पर हुदा जी कुछ कहना चाह रही है जी। और मैं अपने फेलो पैनलिस्ट की बात पे एक और बात बस यही ऐड करना चाह रही हूँ, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने सालों से, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को अलग सलग कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे, सालों तक, डेकेड्स तक उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं किया, तो एक्चुअली अमेरिका ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट करके बैठा हुआ था, बहुत हल्के में लेके बैठा हुआ था। वो ये नहीं समझ रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें रिलीजन बिल्कुल है कि ईरान के जो लोग हैं वो, उनके लिए तो शहादत एक बहुत बड़ी, इन जनरल मुसलमानों के लिए शहादत एक बहुत बड़ी चीज है। वो तो अपने आप को अली वाले, हुसैन वाले कहते हैं, करबला को वो रोज अपने अंदर जिंदा रखते हैं। तो ये चीज अमेरिका को अंदाजा नहीं था, उसको पता ही नहीं था वो किससे भिड़ रहा है। हमला वो इंटेंसिटी माप नहीं पाए या बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया ईरान को, जिस वजह से ये कोशिश जो है अब अमेरिका को ही बैकलैश मिला रही है। अली अदनान जी, इसी पर बताइएगा जरा, हम जो इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं और जिसको लेकर के हुदा जी और राजन सर दोनों ही बता रहे थे, अभी जंग की जो आग है और इस बीच जलता दुबई की तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें दुबई की आसमान में धुएं का गुबार अगर दिखाई दे रहा है तो वो क्या ये दिखाता है कि दुबई को खंडहर बनाने के लिए ईरान ने एक पहले से प्लान तैयार किया था और टारगेट लॉक कर रखा था दुबई को, और इसके जरिए कारोबार और दुबई की साख पर सीधे यहां पर प्रहार करने की कोशिश है। जी, हुदा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो कि दोनों को ही, सभी को सुना, बहुत ही अच्छी बातें हैं कि आपके सामने दो तस्वीर हमेशा आई। पहली तो ये कि जब इसराइल पे हमला होता है तो किस तरह से नेतन्याहू जो है वो भागते हुए नजर आते हैं, और दूसरा हमने ईरान में अभी देखा कि जब ईरान पर हमला होने वाला था तो ये कहा गया कि आप जो है सुप्रीम लीडर साहब से कि आप किनारे हो जाइए, चले जाइए। उन्होंने क्या कहा कि पूरे 9 करोड़ को जब तक आप जो है सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम हटने वाले नहीं हैं, हम शहादत चाहते हैं। तो ये तो पता है कि यहाँ पर शहादत कर मारने से और कौम जो बेदार होती है। जहां तक बात, वही जो आपके सवाल का पूरा सार है पूरे इस गुफ्तगू का, कि मिडिल ईस्ट में दुबई जो है जो आकर फंस गया है, इसमें आपकी बात से एक हद तक मैं सहमति जताऊंगा कि कठपुतली वाली बात है। क्योंकि अगर आप नहीं हैं, मिसाल के तौर पर जो है आपके अंदर एयरबेस है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, ईरान बार बार ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम इन एयरबेसेस पे हमला करेंगे, और आज भी, और आपने दिया बेच दिया, और उनके 160 बच्चियां शहीद कर दी गई, मार दी गई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दुबई भी, मेरी निगाह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं
दुबई भी तो खतावार ये है। कुल मिलाकर रिलीजियस लड़ाई आप मान रहे हैं? जी जी, और इसीलिए आप देखिए सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने कल क्या बयान दिया कि अमेरिका ने अपने इस्राएली मफादात के लिए हमारा सबका नुकसान किया। समझ रही हैं? तो बात यह है कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में मुश्किलात जो सामने आई हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो बेगाना, वो कि जिसका इस मिडिल ईस्ट इस खत्ते से कोई ताल्लुक नहीं था, वो जो आके हमसे कहता है कि तुम जो रशिया से 30 दिन के लिए तेल ले सकते हो, टैरिफ इतनी थोप देता है, वो ये कर देता है, तुम होते कौन हो इस मिडिल ईस्ट को चलाने वाले? तुम अपने इतने 1000 किलोमीटर के फासले पर आते हो, तुम्हारा अपना न्यूयॉर्क का अरे मेयर वो तो तुम्हारे साउथ मुल्क चुनाव कोरिया चल दिए हैं अली जी, वो तो साउथ कोरिया वहां पर सैन्य अभ्यास करने के लिए चल दिए हैं, नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए, किम जोंग उन को काउंटर करने के लिए, जो कि इसका पार्ट भी नहीं है अभी। राजन सर मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुन के। राजन सर आप इस पर टिप्पणी दीजिएगा, लेकिन दिनेश सर और महेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक प्रतिक्रिया इस पर दिनेश जी की चाहूंगी। दिनेश जी, किम जोंग उन तो इसमें ऐसे उभर रहे हैं, वो खिलाड़ी होता है ना क्रिकेट के मैदान में जिसको खेलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद सारे कहा जाए किट में पूरी बुलंद तस्वीर होती है, उसके पास बैट भी होता है, बॉल भी होता है, लेकिन कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। किम जोंग उन इसमें कैसे एक्ट करेंगे? देखिए साहब, उसको भी देखिए मैडम, उसको भी तो अपनी तरफ जो है ध्यान आकर्षित कराना है पूरे वर्ल्ड का। लेकिन अभी तक की कोई इस प्रकार की खबर सामने नहीं आई है कि वो किसी भी ढंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इस युद्ध के अंदर किसी आई है ना प्रकार सर, की। आई है। जब ईरान पर हमले हुए इंटेंसिटी बढ़ गई है, उसने अपने न्यूक्लियर पावर को और बूस्टअप करना शुरू कर दिया है, ऐसे रिपोर्ट्स बता रहे हैं। वो नहीं तो ये कोई फर्स्ट टाइम कर रहा, वो तो हर बार हर एक महीने के बाद या हर एक हफ्ते के बीच में वो कोई ना कोई इस प्रकार की न्यूज देता कि मैं ये फायर कर रहा हूं, वो धमकियां देता अमेरिका को। तो बेसिकली आप जो है हम शायद गलत इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो अगर अपने परीक्षण कर रहा है, जब वो न्यूज में आने के लिए किसी प्रकार के स्टेटमेंट को लग रहा है, तो ये उसका डायरेक्टली जो है वो कूद नहीं सकता इस युद्ध के अंदर। हाँ। अगर वो डायरेक्टली आ जाता है इस युद्ध के अंदर, ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा बैड से वर्स हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो है डायरेक्टली, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या नॉर्थ कोरिया हो, जो ईरान के साथ जो है डायरेक्टली आकर खड़े होंगे। यस, इनडायरेक्टली तौर के ऊपर जो है वो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और हथियार प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो है डोनाल्ड ट्रंप जो फिजिकली है ना नहीं आएंगे। दिनेश सर, डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको चाहिए ही हर जगह प्रॉफिट। उनको वेनेजुएला में भी प्रॉफिट चाहिए, उनको ग्रीनलैंड में भी प्रॉफिट चाहिए, उनको ईरान में भी प्रॉफिट चाहिए, उनको अभी साउथ कोरिया के साथ जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उधर भी प्रॉफिट कुछ ना कुछ चाहिए। राजन सर, ऐसे जरा कंप्लीट कीजिएगा कि अभी माइट इज राइट वाली जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो क्या ईरान के पर्सपेक्टिव में ईरान आते आते थोड़ी ठंडी नहीं पड़ गई है? देखिए, जो आज 9 दिन की लड़ाई है, एक सुपर पावर और एक मिनी सुपर पावर एक ऐसे देश के साथ लड़ रहा है जिसके पास कोई अपनी एयरफोर्स नाम की चीज नहीं है, जिसके पास नेवल पावर नहीं है, और फिर भी 9 दिन में एक ऐसा डिसाइसिव रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो ये लड़ाई, मैं इसको मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है। बिकॉज आप ऐसी लड़ाई में नहीं, आप इसको लड़ाई तभी आप एक लड़ाई में घुसते हैं जब आपको पूरा भरोसा है कि वो लड़ाई आप जीतेंगे। तो और 2 हफ्ते आप लगा लीजिए, 3 हफ्ते लगा लीजिए, ग्राउंड रियलिटीज बदलने वाली नहीं है। जो व्हाइट हाउस का जो मेमो है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 4 पॉइंट जो पीट हेगसेथ ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बोले थे। आप इसको मिसाइल पावर, न्यूक्लियर पावर, नेवल पावर और वो तो 2 कदम आगे चले जाते हैं ना सर। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं सरकार किसकी होगी, वहां पर नेता कौन होगा, अमेरिका इजराइल डिसाइड करेगा। हाँ, तो देखिए, ये जो 4 जो इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, ये तो हासिल हुए नहीं है और ना ही 2-3 हफ्ते के बाद हासिल होंगे। तो ये जो लड़ाई है, ये एक ऐसे स्टेज पर खत्म होगी जहां पे एक समझौता होगा। बिकॉज अभी इनकी यानी कि धीमी चलेगी, अभी धीमी चलेगी लड़ाई, आप ये कह रहे हैं? धीमी नहीं, अभी इनकी स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो रही है। अभी इजराइल ज्यादा
उसको वार करेगा वहां से। और अभी एक जवाब हुदा जी आप क्या मान रही हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा था कि न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में दुबई उस पिक्चर को डिपिक्ट कर रहा है जिसमें न्यूयॉर्क को अब आने वाले समय में पीछे छोड़ देगा दुबई, तो क्या ये स्ट्रेटेजिकली किया गया है उसे काउंटर करने के लिए कि ऐसा ना हो जाए कि भाई न्यूयॉर्क की रफ्तार से तेज दुबई निकल जाए? देखिए, हमने अटैक्स में एक उदाहरण सऊदी अरेबिया का भी देखा है, जहां पे उनकी जो सऊदी अरामको कंपनी है वो अटैक मोसाद की तरफ से हुआ था और जिसका ईरान पे इल्जाम लगाया जा रहा था, जिस पे बाद में रियाद ने इन्वेस्टिगेशन करा और समझ में आ गया कि वो ईरान का अटैक नहीं था। तो कहीं ना कहीं दुबई के ऊपर अगर अटैक होता है खुदा न खास्ता, तो ये भी हो सकता है कि वो अटैक सर अंजाम देने वाला खुद यूएस और इजराइल हो और इल्जाम ईरान पे लगाने की कोशिश करे। एक बहुत बड़ा वाइबल केस सिनारियो ये है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली दुबई फाइनेंशियल हब है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वहां पे आते हैं, बहुत सारी वहां पे लोगों के इंटरेस्ट मौजूद है। तो कहीं ना कहीं दुबई को इस वक्त बहुत ही समझदारी से दोनों पहलुओं को देख के आगे बढ़ना होगा, बिकॉज इस वक्त ऑब्वियसली ईरान से वो दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसकी कोई ईरान से बज़ाहिरी दुश्मनी है भी नहीं। और यूएस अगर इसको पपेट बना के कहीं ना कहीं अपने बेस के तौर पे यूज कर रहा है। एक लास्ट सवाल महेंद्र जी आपसे, क्या ये आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हम देख रहे हैं गल्फ तो पहले ही चल रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 के ओर हम जा रहे हैं क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग वॉर फ्रंट्स तो पहले से खुले हुए हैं, जंगी मैदान खुले हुए हैं। क्रेडिट एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं हर जगह पे कि जंगों को रुकवाया है, जंगों को शांत करवाया है, अब खुद जंग में कूद रहे हैं। अब क्या ये मिडिल ईस्ट में आने वाली तस्वीर तबाही का मंजर दिखाएगा? देखिए, निश्चित रूप से, और पहले भी मैंने कहा था कि जो खाड़ी के देश हैं, ईरान ने यूएई के ऊपर 1400 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है अमेरिकन एयरबेस टारगेट थे। और ये साफ है कि ईरान जो है अपने सुप्रीम लीडर के नेतृत्व के बाद वहां पे भी अभी कौन नेतृत्व कर रहा है ये अभी किसी को ठीक से पता नहीं है। वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कंट्रोल में सत्ता है। तो जो एक ये है कि यूएई ईरान पे नहीं हमला करेगा, ईरान यूएई पे या सऊदी अरेबिया पे नहीं हमला करेगा। ये जो होगा, जो तस्वीर होगी वो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि आने वाले समय में क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी तस्वीर डिपिक्ट करेगा। दुबई क्या इसका सेंटर होगा? क्योंकि इस वक्त तो दुबई में निश्चित तौर पर नजर आ रही है। क्या ये 10 से 15 दिनों में और आगे खिंचने वाला है और तबाही लाने वाला है, और वहां पर निवेश को लेकर के जो बड़ा सवाल, बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्या ये इसे और आगे लेकर जाएगा? बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान जो मेरे साथ कनेक्ट हुए, अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त मेरे पास इतना ही था। ये डिस्कशन बहुत लंबी है क्योंकि यहाँ पर दुनिया में इस वक्त जो संग्राम छिड़ा हुआ है, नंबर 1 पर मिडिल ईस्ट की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो आने वाले समय में ये तस्वीर कैसे बदलती है, क्या ये रुकती है या डी एस्केलेट होती है या और ज्यादा विध्वंसक होती है, ये बड़ा सवाल। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।